Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our new lecture of our chapter Basic Concepts of Chemistry. So, this lecture will be based on simply the topic that is mentioned, that is percentage composition, and a few more JE level problems. The thing is, I focus on problems more because uh, जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट थ्योरीज. The more you practice, the more you will see the kind of problems that you can like solve. That's the only way you will be able to just tackle this phobia of the certain kind of questions in the exam, है ना. तो only thing is आप concept करें, फिर आप जितना कॉन्सेप्ट में टाइम लगाते हैं उससे एटलीस्ट ट्रिपल टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करने में करें. दैट्स द अप्रोच यू शुड फॉलो लाइक फॉर दिस एग्जाम, है ना. So let's just start without wasting our time. Before moving forward, let's just focus on things that we covered in the last lecture. And based on that, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ. You just have to solve. You just have to say that if the statement is true or false, है ना. So we have three samples, है ना. We have three different samples. One is SO3, another is O2, third is O3. ठीक है. We have three gaseous samples. ठीक है. द थिंग इज हमने तीनों का ही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम कर दिया है. सो ट्रू और फॉल्स बताना है आपने, है ना, सोच के. फर्स्ट इज, अगर मैं लिखूं मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O3, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? तो मैं साथ साथ में बताते चलता हूं, है ना, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं. तो बिल्कुल ट्रू है. क्यों ट्रू है? बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अवोगैड्रोज हाइपोथेसिस विच सेड दैट, है ना, गैस एट मतलब इक्वल मोल्स या इक्वल मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल सेम है. अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो अपॉन Na ही करना होता है, गैस कोई भी हो तो मोल्स भी सेम आएंगे. तो मोल्स मॉलिक्यूल्स दोनों ही सेम होते हैं एट, मतलब फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी काइंड ऑफ गैस इन द वर्ल्ड इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम. तो मतलब पीवीटी इक्वल कर दिया तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर पीवीटी सेम है, आर द कांस्टेंट है, तो एन भी सेम हो जाएगा. ठीक है. तो बिल्कुल ट्रू. मैं बोल दूं मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस आर इक्वल. इज दिस ट्रू? बिल्कुल सही, है ना. यही तो था वो गैड्रो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट, तो इस पे है, ये तो हमने डिराइव करी है इसके बाद, है ना. तीसरी चीज बोल दें, अगर नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑफ ऑल गैसेस आर इक्वल. फॉल्स. क्यों? बिकॉज एटम्स किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिसिटी पे. लाइक अगर यहाँ पे 2 मोल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में, मतलब 2 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब 2Na मॉलिक्यूल है, इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं, तो इतने में होंगे 2Na इंटू 4 8Na. ठीक है. अगर मैं हाइपोथेटिकली मान रहा हूं कि लेट 2 मोल्स, है ना, ऑफ ऑल द गैसेस, यहां भी 2 मोल के लिए 2Na मॉलिक्यूल इंटू 2 हो जाएगा एटम्स, तो 4Na. 2Na मॉलिक्यूल्स इंटू 3 इज इक्वल टू 6Na क्या हो जाएगा? एटम्स. तो क्या इक्वल आए? नहीं आए. यही तो था वो गेड्रो हाइपोथेसिस. मैं आपसे बोलूं मास के लिए भी आपको क्या चेक करना पड़ता है? मोलर मास. जब तक मोलर मास सेम ना हो आप कुछ नहीं बोल सकते, इवन दो मोल सेम भी हो जाए तो भी, है ना. तो ये इजी है ना. थोड़ा सा रिकैप. अब आगे चलते हैं. अगर मुझे समराइज करना हो तो मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर आपके पास मोल दिया हो और वॉल्यूम में बात करूं, तो मान लो मैं अभी 22.4 22.7 एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, जस्ट मतलब मोलर वॉल्यूम 22.4 मान के चल लो. तो अगर पास मोल दिए हों किसी गैस के, तो आप उसके टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो ऑक्यूपाइड, इनटू कर दो मोलर वॉल्यूम, तो उससे क्या जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा. किस पे? एट एसटीपी पे, क्योंकि मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी इतना होता है ना. और अगर वॉल्यूम दिया हो सैंपल का, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, तो क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे. ठीक है. समझ आता है. नेक्स्ट, अगर मेरे पास मोल्स दिए हो तो इंटू Na करके क्या कर सकता हूँ? नंबर ऑफ एंटिटीज. ठीक है. और डिवाइड बाई Na करके वापस मोल्स निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ एंटिटीज से. मोल्स दिए हो तो इंटू मॉलिकुलर वेट करके क्या कर सकता हूँ? वेट ऑफ सैंपल. और वेट ऑफ सैंपल दिया हो तो डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट करके क्या कर सकता हूँ? मोल. बस इतना ही है मोल कॉन्सेप्ट. समझ आता है? ठीक है. तो आगे चलते हैं.
तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, है ना। फर्स्ट थिंग जेई मेन PYQ, देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ जो जो गिवन है उसको एक तरह से लिख लिया करो, ताकि ना ये स्टेटमेंट, कई बार क्या होता है, एडवांस की खास बात क्या होती है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है लेकिन पूरे पेज का होता है, उससे क्या होता है स्टूडेंट देख के ही डर जाता है, उसको लगता है कि ये तो कहाँ ही सॉल्व होगा। बट जैसे ही आप पेज, उस पूरे पेज में से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो कि गिवन गिवन क्या क्या है, तो जब आपका वो छोटा सा एक कंपाइल्ड डेटा बन जाता है 2-3 लाइन का गिवन चीज़ों का, तो आप देखते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन तो इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी ट्राई किया करो कि आपको डायरेक्टली दिख जाए। मैथ्स में वैसे नीड नहीं होती बट स्टिल, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपको दिया है सोडियम, मतलब कि Na दिया होगा, ऑब्वियसली सोडियम का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, सोडियम मेटल है, आपको Na ही मिलेगा। तो सोडियम एटम्स की बात हो रही है। इसका आपको कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, वेट दिया है। आपको बोला नंबर निकालो इसमें, ठीक है, नंबर निकालो इसमें, और आपको दिया भी है कि नंबर ऑफ एटम्स इज सच एज x इंटू 10⁻23, कुछ इस तरह का है। तो आपको बस x निकालना है, वो भी आपको नियरेस्ट इंटीजर निकालना है कि अगर डेसिमल में आएगा तो वो वैल्यू मत रिपोर्ट करना, आप इंटीग्रल वैल्यू, है ना। गिवन एटॉमिक मास दिया हुआ है, Na दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके पास क्या दिया है, वेट दिया है, आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, वेट्स नंबर। अब देखो जो हमने लिंक किया था वॉल्यूम 3 मोल, तो वेट और नंबर को लिंक करने का डायरेक्ट तरीका भी होता है, वो तो मैं करूंगा ही, मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप सीख चुके होंगे मेरे साथ बैठ बैठ के। बट मोल जो है इन दोनों को लिंक करता है, वेट से आप मोल निकाल सकते हो, मोल से आप फिर नंबर निकाल सकते हो, नंबर से आप मोल निकाल सकते हो, मोल से आप वेट निकाल सकते हो, मोल से आप दोनों ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मुझे वेट से नंबर निकालना है, तो वेट से पहले मोल पे पहुंचूंगा, फिर मोल से नंबर पे, है ना, समझ आता है। तो मोल्स क्या होता है, मोल, अगर वेट दिया हो तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, समझ आता है। गिवन वेट कितना है, 8 ग्राम सैंपल का। मोलर वेट सोडियम का कितना होगा, देखो सोडियम का एटॉमिक वेट है 23U, तो उसी चीज का मोलर वेट हो जाएगा 23 इन ग्राम्स। मैंने बताया था यू को ग्राम से रिप्लेस कर दो और जैसी चीज वैसा मोलर वेट। एटम है तो एटॉमिक मास से आपका मोलर वेट आ जाएगा, एटम का ही मोल्स होंगे। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से मोलर वेट आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा फिर उसमें मॉलिक्यूल्स का सैंपल होगा मोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23U एक एटम का है तो 23U इंटू Na होगा, एक मोल एटम का मास, तो U इंटू Na तो ग्राम होता है। वैसे करने की नीड नहीं है इतना डिटेल में, आप 23 ग्राम लिख लो सीधे, ठीक है। अब कुछ लोगों ने सर यूनिट तो आता नहीं है, एक्चुअल में इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है, तभी आप सॉल्व कर पाते हो, है ना, तो मोल आ जाता है। बट ठीक है, हमें इसमें सब में नहीं जाना, आप सॉल्व करो। 8/23 मोल्स आ गए। अब हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं वेट से मोल, अब मोल से नंबर निकाल सकते हैं। नंबर कैसे निकलता है, देखो 1 मोल में Na, 2 मोल में 2Na, 3 मोल में 3Na, तो 8/23 मोल में 8/23 Na। फॉर्मूला जिसको लगाना है फॉर्मूला लगा लो, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन मोलर नंबर। यहाँ पे गिवन नंबर निकालना है सैंपल में, मोलर नंबर डाल देना, मोल्स डाल देना। तो क्या ये समझ आता है, ईजी है। अब इसमें क्या कर दो, बस इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ये कर दो। 8 इंटू 6.02 अराउंड कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, 48 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 अपॉन 23। अब ये तो हमें चाहिए, देखो ऐसे, तो x चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो, 48/23 क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी जो कि आपका, जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ जो आपका 5 से तो छोटी होगी, 2.5 से छोटी होगी, बहुत है ना, तो 2.0 समथिंग ये सब करके इंटू 10⁻23। अब इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर ये x है तो, है ना, ये x है तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 के ही नज़दीक है ये, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2। क्या ये समझ आता है, ईजी था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट कुछ नहीं करते। मास को अगर नंबर के साथ लिंक करना हो तो मोल्स, 1 मोल सोडियम 23 ग्राम Na एटम्स, तो आप ऐसे कर लो 23 ग्राम Na एटम, तो 1 ग्राम में कितने Na/23, तो 8 ग्राम में कितने 8 Na/23। देखो यही तो निकला 8 Na/23, देखो समझ आता है। तो करना आप कैसे भी कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ मेथड यू वांट, ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स दिस एटम्स। तो जैसी चीज वैसे उसके मोल्स, है ना। एटम का सैंपल होगा तो उसके मोल होंगे, मॉलिक्यूल का सैंपल होगा तो उसके मोल होंगे, आयंस का सैंपल होगा तो उसके मोल होंगे, और जैसी चीज वैसे ही एंटिटीज। अगर 1 मोल एटम्स है तो Na एटम्स होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ आता है। फिर
मॉलिक्यूल्स में से अगर एटम्स निकालने तो फर्दर इनटू कर दो एटॉमिसिटी से कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम उतने, मतलब समझ आता है। तो सॉल्व करना इजी है, प्रैक्टिस कीजिए पॉज करके। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या है, आपको पता है नंबर जब भी दिया होता है चीज़ों का तो आप क्या करते हो, Na से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मॉलिक्यूल Na, ठीक है। तो ये तो कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, या अप्रॉक्स डबल हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये तो कैंसिल हो गया, ये डबल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन मोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको चाहे तो कर सकते हो, ये ना 1022 है 1023 है, तो मैं क्या करता हूँ एक और इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। तो जाएगा 15 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हो जाएगा अराउंड 2.5, मतलब अप्रॉक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको इसमें इतना सीरियस नहीं होना है, अगर आपको एग्जैक्ट पूछा है तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। 2.5, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻², तो इसको आप 100 से डिवाइड करके कर सकते हो, 0.025 समथिंग, है ना, ठीक है। तो ये मोल्स आ जाएंगे। थर्ड भी आप कर सकते हो, फोर्थ भी आप कर सकते हो। क्या ये समझ आता है, ईजी है ना, ठीक है। ये सारे सेम क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं करूँगा नहीं, ये बहुत ईजी है, आप यहाँ भी कर सकते हो। ये भी कुछ मतलब आपका 5 टाइम्स लग रहा है मेरे को, है ना, 30.11। ये तो आपका देखो फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको 0.5 Na दे दिया तो मोल्स बताओ। अब ये सिंपल दिख रहा है भाई, अगर 1 मोल होता है तो Na होता है, 2 मोल होता है 2Na होता है, मतलब कि Na होता है तो 1 मोल, 2Na होता है तो 2 मोल, तो 0.5 Na मतलब 0.5 मोल्स, कितना, क्या ये समझ आता है, ईजी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिर से फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम, 45 ग्राम, 11.5 ग्राम, 53 ग्राम। तो यहाँ पे आपको ना अब वेट से निकालना है मोल। तो वेट के लिए क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, कर दो, पॉज करके ट्राई करो। गिवन वेट फर्स्ट सैंपल 50 ग्राम अपॉन मोलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 40, 12, 48, 100 ग्राम पर मोल। अगर मैं यूनिट की बात करूं, बस इसको आपको ध्यान नहीं रखना इतना, यह आ जाएगा 0.5 मोल। क्या ये समझ आता है। सेकंड में निकाल सकते हो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, आपको निकालना पड़ेगा 2, 24, 26, 64, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 90 ग्राम, फिर से आ जाएगा 0.5 मोल, समझ आता है। और आप क्या निकाल सकते हो, थर्ड 11.5 अपॉन 24, 29, 45, 46, ठीक है। क्या ही समझ आता है। अब ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1/4, 4 से हो जाएगा, और हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.25 मोल, ठीक है, 0.25 मोल। फोर्थ कर सकते हैं आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास 46, 58 प्लस आपका 48, है ना, 58, 48, 106, तो ये आ जाएगा फिर से 0.5 मोल, ठीक है, समझ आता है। इजी क्वेश्चंस हैं, मैं बस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका जैसे ही चैप्टर खत्म हो आपको मोल कॉन्सेप्ट दोबारा देखना ना पड़े, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही लगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देख लेते हैं। 11.2 लीटर एट 0 डिग्री, तो ये तो आ गया आपको 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM, ठीक है। तो इस पे आपका मोलर वॉल्यूम कितना होता है, ATM बड़ा यूनिट है तो मोलर वॉल्यूम छोटा होगा, ठीक है। अब ना कॉमन सेंस है, अगर 11.2 दिया मतलब ये इसका एग्जैक्ट डबल है, अगर 11.35 दिया होता तो आपको पता लग जाता है कि 22.7 यूज करना है। इतना आपको एग्जैक्ट डिटेल में याद करने की नीड नहीं होती, अगर ऑप्शंस भी दूर दूर होते हैं कई बार, है ना, या मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर ज़्यादा दूर दूर आए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ना फर्स्ट केस में आपको मास नहीं दिया, आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम के लिए क्या, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम 11.2 अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4, 1/2 मतलब कि एग्जैक्ट 0.5 मोल, कितने। अब आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में नाइट्रोजन N2 वाले जो होते हैं वो Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.5 में कितने होंगे 0.5 Na। एटम्स नहीं, एटम्स के लिए क्या करोगे आप, इतने मॉलिक्यूल्स आगे कौन से N2 वाले, जैसी चीज वैसे मोल्स। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स तो 0.5 Na में इंटू 2, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो 16 इंटू 3 48, यहां भी आ जाएगा 0.5 मोल, 0.5 से फिर से क्या आ जाएंगे 0.5 Na O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां आ जाएगा 16 अपॉन 32, फिर से 0.5 मोल, फिर से 0.5 Na, यहां हो जाएगा 25 अपॉन 100, यह आ जाएगा 0.25 मोल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.25 Na। क्या ये समझ आता है,
तो इसमें तो मैक्सिमम कैसे बोलूँ मैं, मैक्सिमम क्या मतलब तीनों के ही सेम आए हैं और ज़्यादा आए हैं ना, बस एक के हैं कम, है ना, 25 ग्राम वाले के, समझ आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पूछा एटम्स, ठीक है, तो हमने मोल्स तो निकाल लिए हैं, यहाँ पे देखो 0.5, 0.5, 0.5, 0.25, ठीक है, मोल्स थे। मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 0.5 इंटू एन ए, एक मोल में एन ए तो 0.5 एन ए, 0.5 एन ए, 0.5 एन ए, 0.25 एन ए, ठीक है। अब क्या है, देखो जैसी चीज़ है, N2 के हैं ये, ओजोन के हैं ये, ऑक्सीजन के हैं ये, ठीक है, ये CaCO3 के हैं। अब क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल N2 में दो एटम्स होते हैं तो 0.5 Na में क्या होगा, 0.5 Na इंटू 2, दैट इज सिंपली Na हो जाएगा। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स तो 0.5 Na मॉलिक्यूल्स में 0.5 इंटू 3, 1.5 Na, ठीक है। यहाँ पे एक में दो तो 0.5 Na में इंटू 2 तो आ जाएगा 1 Na, मतलब कि Na, समझ आता है। एक में एक दो पाँच, कितने, पाँच, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में पाँच एटम तो 0.25 में 0.25 Na इंटू 5, कितना आ जाएगा 1.25 Na। मैक्सिमम एटम्स किस में आए, 24 ग्राम ऑफ O3, क्या ये समझ आता है, 1.5 Na, ठीक है, समझ आता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। सो द थिंग इज you just have to like understand this thing, and this thing is just so much simple, मोल कॉन्सेप्ट से तो सिंपल ही है ना, एंड आपको बस उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स ऑल, है ना। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का जो हम देखेंगे उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है, कि किसी सर्टेन चीज़ में अगर ए बी सी टाइप के आइटम है या एलिमेंट्स है तो ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, तो वो परसेंटेज फिर या तो बाई मोल होगा या फिर बाई मास होगा, तो हम देखेंगे, है ना। तो आपको सिंपली समझ आता है, अगर मैं आपसे देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको दिया है A2B3, ठीक है, A2B3, क्या ये समझ आता है, A2B3 का अगर आपके पास एक मोल दिया है, कितना दिया है, एक मोल, सबसे पहली बात जो आपको दिखती है इसमें होंगे Na मॉलिक्यूल्स ऑफ A2B3, Na मॉलिक्यूल्स, क्या ये समझ आता है। एटम्स कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में दो तीन पाँच, तो Na में कितना होगा, इंटू 5, मतलब कि 5 Na टोटल एटम्स। अब 5 Na में से ए के कितने एटम्स होंगे, देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं ए के, तो Na में होंगे इंटू 2, मतलब कि 2 Na तो आ गया ए, और बाकी का रिमेनिंग 3 Na क्या हो जाएगा, बी, मतलब कि 2 Na से आप निकाल सकते हो कि 2 मोल क्या आ गया, ए, और 3 मोल क्या आ गया, बी। तो आप हमेशा याद रखोगे अब जिंदगी में कि जब आपको दिया हो कि A2B3 ऐसे है, तो अगर इसका एक मोल है, एक मोल ऑफ A2B3 में A2B3 के Na मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन A एटम्स कितने होते हैं, A एटम्स के कितने मोल होते हैं, मोल ऑफ A 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B, 3 मोल ऑफ B, समझ आता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक मोल इसका तो 2 मोल A, 3 मोल B, जो दिखता है वैसा, समझ आता है। ये क्यों याद आएगा, ये आपको याद आएगा आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज मोल्स तो आपको समझ आ गया, तो मोल्स ऑफ ए कितने आए, 2 मोल्स। देखो होता क्या है, इसके एक मॉलिक्यूल के लिए दो एटम, इसके दो मॉलिक्यूल के लिए चार एटम, तो इसके एक मोल के लिए भी क्या हो जाएगा, सीधे 2 मोल, क्योंकि इसके Na के लिए इसके कितने हो जाएंगे, ए के 2 Na, समझ आता है। मोल्स ऑफ बी कितना हो गया, 3 मोल्स, क्या ही समझ आता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ परसेंटेज कैसे निकालूंगा, अगर मुझे निकालना परसेंटेज ए बाई मोल, देखो क्वेश्चन में दिया होगा बाई मोल, तो क्या होगा, मोल ऑफ ए, परसेंटेज तो आप बचपन से निकालते हैं ना, उसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100, तो मोल ऑफ ए कितने हैं, 2 अपॉन टोटल मोल कितने हैं, देखो टोटल मोल कितना है, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो 2 प्लस 3, ए और बी है ना। अब ये मत सोचना टोटल मोल 1, नहीं, 1 तो इसके हैं, लेकिन अगर मैं ए बी और इन सब कॉम्पोजिशन में देख रहा हूं तो ए और बी के मिला के टोटल मोल 5 है, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 40%। ये दिख भी रहा था आपको, 40% ही है तो 60% ये होगा, ठीक है, समझ आता है। बाई वेट होता तो बाई वेट निकालते, लेकिन ए का हमें मोलर वेट नहीं पता, तो यहां पे मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड आउट परसेंटेज वेट कॉम्पोजिशन ऑफ CaCO3।
आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई वेट, क्या बाई वेट इन 200 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बहुत इजी है। बहुत इजी क्यों है, देखो ध्यान से ना, थोड़ी चीजें आपको समझनी। अब काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग पहले मोल निकालते हैं फिर ये करते हैं ना। अब आप देखो ध्यान से, मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मुझे पता है वेट दिया है तो मैं मोल्स निकाल लूं। जो अप्रोच आपको पहले फॉलो करनी चाहिए शुरू शुरू में, फिर हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितने आए, 2 मोल्स। ये क्यों निकाला कि 2 मोल्स अगर CaCO3 के आगे, तो अब आप क्या बोल सकते हो, इसके एक मॉलिक्यूल में 1 तो 2 मोल्स में 2, तो 2 मोल्स कैल्शियम, और एक के लिए 1 तो 2 के लिए 2 मोल्स कार्बन। एक में 3 होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, ठीक है, तो एक मोल में भी क्या होंगे, 3 मोल, तो 2 मोल में कितने होंगे, 6 मोल ऑक्सीजन। समझ आता है, बस ये निकालना था। अब इसका मास निकाल सकते हो। देखो, 1 मोल कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, तो 2 मोल का होगा 80 ग्राम। 1 मोल कार्बन 12 ग्राम, 2 मोल कार्बन 24 ग्राम सैंपल में। 1 मोल ऑक्सीजन 16, 16 6 96। अब देखो ये टोटल मिला के सैंपल का मास है कितना, 200 ग्राम। समझ आता है। अब क्या करूं, परसेंटेज कैल्शियम निकालूं। कैल्शियम का मास कितना है, 80 अपॉन टोटल सैंपल का मास 200 इंटू 100। समझ आता है, ये से ये गया, ये से ये गया, कितना आया आपका 40%। समझ आता है। परसेंटेज कार्बन कितना आएगा, 24 अपॉन 200, 24 अपॉन 200 इंटू 100। ठीक है, यह आ जाएगा 12%। अब परसेंटेज ऑक्सीजन निकालूं या डायरेक्ट हो गया, कुछ और चीज़ दी नहीं है, तो परसेंटेज ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बचा हुआ 48%। 40 12 48 है ना। अब निकाल सकते हो, निकालना हो तो निकाल सकते हो। गिवन मास अपॉन टोटल 200 इंटू 100, 48। क्या ही समझ आता है। अब कुछ लोगों ने सर आप बोलते थे कि इसको शॉर्टकट में कैसे करें, तो बहुत ईजी है, देखो ध्यान से। आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेट निकालने। परसेंटेज वेट मतलब कि इसका वेट अपॉन टोटल वेट, सैंपल का 200, तो आपको इसका वेट निकालना है कि सैंपल में कैल्शियम कितना होगा। तो देखो ध्यान से, अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का आपको पता है 1 मोल हो, मतलब कि 1 मोल मतलब कि आपका कितना 100 ग्राम, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना होता है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में। देखो, एक के लिए 1 तो 1 मोल के लिए 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल कार्बन, 3 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आता है। अब यहां पे क्या है, देखो ध्यान से, 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो तो उसमें आपका 1 मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम कैल्शियम होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 40/100। यहां पे कितना है 200, तो 200 इंटू 40/100। समझ आता है, कितना आया 80 ग्राम आ गया कैल्शियम बिना कुछ किए। 100 ग्राम जब होता है मतलब 1 मोल, तो आपका कार्बन में कितना होता है, 1 मोल कितना मतलब कि 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा 12/100 यूनिटरी मेथड, तो 200 में कितना होगा 200 इंटू 12/100 कितना आया 24 ग्राम। समझ आता है। अब देखो ध्यान से, बाकी बचा हो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऑक्सीजन बचा 200 में से कितना 96 ग्राम, क्योंकि ये दोनों मिला के 104। अब ये आ गया तो परसेंटेज कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम का मास अपॉन टोटल मास 200 इंटू 100, वो निकाल लिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जो भी तरीका इजी लगता है वैसे सॉल्व करो। देयर इज नो नीड टू जस्ट लाइक कॉम्प्लिकेट थिंग्स। एक और ट्राई करते हैं, ठीक है, शायद आपको इससे थोड़ा ना और ज़्यादा हो जाए। फाइंड आउट परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 500 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, मैं आपको ना कंफ्यूज नहीं करूंगा सेकंड मेथड या मतलब कि बिना फॉर्मूला के मेथड से। आप बस एग्जाम में कुछ कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। सैंपल दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, कितना मास है उसका 500 ग्राम। आपको कैल्शियम की परसेंटेज निकालनी है, तो आपको इसमें अगर कैल्शियम का मास पता चल जाए, इसमें कार्बन का मास पता चल जाए, इसमें ऑक्सीजन का, तो निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, अब देखो 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि कितने मोल्स, 5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे लिखा था जैसे A2B3, तो 1 मोल के लिए इसके 2 मोल, इसके 3 मोल। समझ आता है। सेम यहां पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल होते हैं बताओ, 1 मोल कैल्शियम, ठीक है, एक के लिए 1 मोल कार्बन और 3 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आता है। तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 में 5 मोल कैल्शियम, 5 मोल कार्बन
और एक में 3 तो 5 में 15 मोल ऑक्सीजन। क्या ये समझ आता है? अब निकाल सकते हो कैल्शियम का मास कितना हुआ। इसके मोल देखो, एक मोल का मास होता है 40 ग्राम, तो 5 का होगा 200 ग्राम। कार्बन, एक मोल का मास होता है 12 ग्राम, तो 5 का होगा 60 ग्राम। ठीक है। और ऑक्सीजन, अब देखो ध्यान से, अब मैं निकालूं या यहां से करूं? देखो यहां से देख लो, 500 टोटल है, 260 ये हो गया, तो 240 हो जाएगा ऑक्सीजन। नहीं तो आप निकाल लो, क्या हो जाएगा निकालने से? एक मोल में होते हैं 16 ग्राम, और इसमें हो जाएंगे 16 इंटू 15, 16 10 160, 16 5 80, 160 80 240 ग्राम। समझ आता है? इजी है। अब क्या करूं मैं? परसेंटेज निकालूं, कैल्शियम का मास अपॉन सैंपल का मास इंटू 100, 40%, कितना? 40 आ गया। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम 60 अपॉन 200, सॉरी 500 इंटू 100, 5 12, कितना आ जाएगा? 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? गिवन मास आपका है 240 अपॉन मतलब सैंपल का मास इंटू 100, 5, ठीक है, 20 48, कितना आ जाएगा? 48%। क्या ये समझ आता है? ईजी है, ईजी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द वेट ऑफ कार्बन इन 360 ग्राम ग्लूकोज सैंपल। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को। आपको ये पता दिया है कि सैंपल दिया है ग्लूकोज का। ग्लूकोज होता है C6H12O6, है ना। पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा काम है, बाद में हम सीख जाएंगे ना। इसका मास दिया आपको 360 ग्राम, ये पूरे सैंपल। इसमें कार्बन कितना होगा? अब कैसे निकालोगे? वही अप्रोच, आपको ग्लूकोज के मोल्स निकालने। ग्लूकोज के मोल्स कितने होंगे? 360 अपॉन, अब ग्लूकोज का मोलर वेट निकाल लो, तो 12 इंटू 6, है ना, प्लस 12 प्लस आ जाएगा आपका 96, या आ जाएगा 180। ठीक है, तो 180 या जाएगा 2 मोल्स ग्लूकोज के आगे, 2 मोल्स ग्लूकोज के आगे। तो देखो, एक मोल C6H12O6 हो, तो यहां से दिखता है एक के लिए 6, तो एक देखो, एक मॉलिक्यूल के लिए 6 एटम, तो Na मॉलिक्यूल के लिए 6 Na एटम, 6 Na मतलब 6 मोल। ठीक है, तो यही होता है, एक के लिए 6 कार्बन। ठीक है, तो एक मोल C6H12O6 के लिए 6 मोल कार्बन। समझ आता है? तो यहाँ पे 2 मोल के लिए कितने हो जाएंगे? 12 मोल। तो इस सैंपल में कितने मोल कार्बन है? 12 मोल कार्बन। अगर ये पता चल गया तो आप मास निकाल सकते हो, 12 इंटू 12 करके, 12 इंटू 12 करके। देखो, एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, तो 12 मोल का हो जाएगा 12 इंटू 12, 144 ग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 144 ग्राम। क्या ये इजी है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, क्वेश्चन इज इन अ सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ब्लू विट्रियोल, ठीक है, देयर आर 10 moles of oxygen atoms. Find moles of hydrogen atoms in the sample. ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी दिए हैं 10, 10/9, 100/9, 200/9 मोल, है ना। मोल है ये सारा। मुझे बताओ, आपको सैंपल दिया है CuSO4.5H2O। इसको देख के आप क्या बोल सकते हो कि अगर इसका 1 मोल होगा इस सैंपल का, तो आपके पास कॉपर के कितने मोल होंगे? एक ही होगा, एक के लिए एक ही दिख रहा है आपको, देखो एटॉमिसिटी। सल्फर के कितना होगा? एक ही होगा। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 4 5 9। हाइड्रोजन के कितने होंगे? 10। क्या ही समझ आता है? क्या ही समझ आता है? अब मुझे ये बताओ, अब उल्टा बोला इन्होंने, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी दिए हैं, तो मुझे ये बताओ, आपको ना ये नहीं दिया, अब ये दिया है, तो 10 मोल ऑक्सीजन दिए हैं और आपको सैंपल के मोल नहीं दिए, तो मुझे बताओ क्या होगा? या तो देखो, पहला तरीका तो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। आप क्या निकाल लो, देखो 9 मोल ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो आपका 1 मोल सैंपल होता है। ठीक है, ये होता है 1 मोल ऑक्सीजन होगा, तो आपका 1/9 मोल सैंपल होगा। तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए कितना होगा? 10/9 मोल सैंपल। तो 10/9 मोल आपका सैंपल अगर आ चुका है, तो आप 1 मोल में 10 होते हैं, तो 10/9 मोल सैंपल में इंटू 10, मतलब कि 100/9 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सी ऑप्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, आप डायरेक्ट इक्वेट कर दो, सैंपल पे मत जाओ, आप यहां इक्वेट करो।
जब आपकी दुनिया में 9 मोल ऑक्सीजन दिए होते हैं इसमें सैंपल में, तो उसी के साथ 10 मोल हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं सैंपल में। इसको देखने की नीड नहीं है, समझ आता है? तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने मोल हाइड्रोजन करेंगे? 10/9। तो यहां पे 10 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने करेंगे बताओ? आपका यहां पे 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए 10 × 10 मतलब कि 100/9 मोल। तो सेकंड मेथड मुझे इजी लगा, डायरेक्ट इक्वेट किया बिना सैंपल निकाले, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड हैविंग दिस परसेंटेज सल्फर बाय वेट। अब देखो ध्यान से, आपको एक कंपाउंड दे दिया, उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, जिसमें आपको दिया है कि 0.1% सल्फर बाय वेट है। अब मुझे ये बताओ, दुनिया में अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और उसमें सल्फर है, तो सल्फर कैसे होगा? सल्फर तो अपने आइटम्स की फॉर्म में होगा। जैसे मान लो समथिंग, मान लो A2 सल्फर 8, ठीक है, ऐसा कुछ। तो सल्फर तो एटम्स की फॉर्म में, तो सल्फर का मास तो क्या हो जाएगा? 32 इंटू, मतलब 32U इंटू यहाँ पे 8 हो जाता। तो कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना, 32 का। अब मुझे ये बताओ, आपको बोला है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, जिसमें आपको ऑलरेडी दिया है 0.1% सल्फर है। तो मुझे बताओ, सल्फर की परसेंटेज दी है, तो मतलब क्या होगा? मास ऑफ सल्फर इन दैट मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 100, है ना, इंटू 100, यही होगा। मास ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। मास ऑफ सल्फर आपको देखो, परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया है 0.1, ठीक है। मास ऑफ सल्फर, अब मास ऑफ सल्फर 32। मिनिमम देखो, मास सल्फर का किस फॉर्म में हो सकता है? 32 के मल्टीपल में ही हो सकता है। तो मैं इसको 32 इंटू एन कर दूं, ठीक है। अगर आप मिनिमम भी मानते ना, एक एटम मानते सल्फर का, तो भी 32 होगा। अगर ये ऐसा होता A2S, तो 32 होता। तो चाहे आप 32 करके सॉल्व कर लो। फिलहाल मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है इंटू 100, समझ आता है? तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 32 इंटू 100 अपॉन 0.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.1, फिर से ऊपर चल जाएगा 10 होके, तो ये आ जाएगा 32,000 U। तो 32,000 U समझ आया? लेकिन अब देखो ध्यान से, इसने मिनिमम नहीं बोला। ये हमने तब माना जब एक सल्फर एटम है मॉलिक्यूल में, कितना? एक, तभी हमने सल्फर का मास कितना माना? 32। अगर सोचो ये होता AS2, तो यहां पे गिवन मास क्या हो जाता? 64 हो जाता। इसने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो 64 होगा। तो आपका फिर 64 इंटू 100 अपॉन 0.1 इंटू, ठीक है, तो ये आ जाएगा 64,000। ये भी हो जाएगा। अगर 3 होंगे तो 96,000, 4 होंगे। इसका मतलब एक्चुअल में पता है क्या? आप इसको ऐसे सॉल्व करो, 0.1 इज इक्वल टू सल्फर का मास हो सकता है कुछ भी 32 के मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट विल बी 3200 इंटू 10 इंटू एन, क्योंकि ये 0.1 नीचे तो इंटू 10 हो जाता। तो 32,000 इंटू एन यू। तो बस 32,000 के इंटीग्रल मल्टीपल जो है वही मॉलिक्यूलर वेट होगा कंपाउंड का। तो 32,000 का ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी। बट हाँ, आपको ये पता है कि मिनिमम इतना होगा, ठीक है, समझ आता है? आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये चेंज कर दिया। व्हाट विल बी द मिनिमम? आपसे मिनिमम पूछा है, आपसे सारे नहीं पूछे। सारे पूछता तो आपको पता है 32 के मल्टीपल में सल्फर हो सकता है। जैसे AS हो सकता है, AS2 हो सकता है, AS3 हो सकता है। तो यहां हर किसी केस में आपका N में मल्टीपल होके, आपने देखा पिछला क्वेश्चन है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको। तो व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट? अब देखो ध्यान से, यहां पे मिनिमम है ना, आपको मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना है कंपाउंड का, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सारी पॉसिबिलिटी नहीं, आप मिनिमम निकालोगे। देखो, मॉलिक्यूल को अगर आपको मिनिमम रखना है तो नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम रखो। अब मुझे अगर बोले कि भाई तू मॉलिक्यूल बना सल्फर और ए से मिला के, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली ये बना दूंगा, यही होगा मिनिमम। अच्छा, कुछ लोग बोले सर ये क्यों नहीं बना दिए मिनिमम? अरे मुझे बोला कि मॉलिक्यूल तो होना चाहिए ना, सल्फर ही हटा दूंगा फिर तो मॉलिक्यूल ही नहीं रहा। तो आपका क्या मतलब? मिनिमम जब भी होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि मिनिमम 1 सल्फर, बस उससे ऊपर नहीं जाना। समझ आता है? तो यहां पे फिक्स हो गया कितना? 32U। समझ आता है? तो अब आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू सल्फर का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो 0.1 इज इक्वल टू सल्फर का मास कितना लूंगा मैं मॉलिक्यूल में? मिनिमम मानना, अगर मिनिमम के लिए मैं सल्फर का एक ही एटम मानूंगा। कितना? एक ही एटम। समझ आता है? अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। देखो यूनिट यू में आएगा, कॉमन सेंस है, बट लिखने की नीड नहीं है।
और ये हमें वैसे भी पता था कि 32,000 की मल्टीपल में आता है मॉलिक्यूलर वेट, अगर इस तरह की कंडीशन हो, पिछले क्वेश्चन निकाला था। तो सबसे मिनिमम कब होगा, जब एन की वैल्यू 1 रख दो। अब किसी वजह से एन की वैल्यू 0 रख दो, 0 रख दोगे तब तो मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा ना, मॉलिक्यूल तो रखना है। तो 30 सेम। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आज के बाद दुनिया में कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस या फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इफ परसेंटेज ऑफ दिस इज दिस, तो जिस चीज का परसेंटेज लिखा हुआ, मान लो परसेंटेज ऑफ एक्स, उसका आप मिनिमम मान लो। मतलब कि अगर मुझे बोला कि मॉलिक्यूल बनाना है और मॉलिक्यूल में आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं दिया, आपको बोला है कि एक्स एटम एग्जिस्ट करता है, परसेंटेज ऑफ एक्स इज दिस, तो आप मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, आप एक्स को ही मिनिमम लोगे। एक्स का मिनिमम क्या होता है, एक ही एटम मान लो। समझ आता है, समझ आता है। थोड़ा टफ लगेगा, क्वेश्चन ट्राई करो, आपके पास पीवाईक्यूज होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, मेंस के फेवरेट क्वेश्चन है ये परसेंटेज एस और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर बोलूं मैं, तो आप क्या मानोगे कि ऑक्सीजन का मास जो दिया है, मान लो 12 ग्राम इन द सैंपल, मान लो कुछ भी दिया है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया है, मान लो 0.2% इन द सैंपल दिस दिस दिस, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है मिनिमम। अगर मिनिमम पूछा है तो देखो ध्यान से, मिनिमम के लिए तो आप क्या कर लोगे, ऑक्सीजन का एक ही एटम मान लोगे। आप मॉलिक्यूल को मिनिमाइज करोगे तो जिस भी चीज का पूछा उसका एक एटम मान लो, है ना। समझ आता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। The lecture had a bit interesting and complex concepts and I suggest you all that आप क्या करें, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें एक बार फिर से लेक्चर के बाद, एक बार फिर से चाहे तो दोबारा लेक्चर को देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें, और एक बार जो ये परसेंटेज वाले PYQs होते हैं इनको आप ट्राई करें। मैं नेक्स्ट क्लास भी करवाऊंगा ये, बस मैं आपको इस क्लास में ये इसलिए करके दे रहा हूँ, आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है, सीखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन करवा के PYQ इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करवा दूंगा, है ना, मतलब अच्छे से वो ख़त्म हो जाएगा, रैप अप हो जाएगा ना। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू। सो थैंक यू सो मच, and if you are liking the videos, please do like, share, subscribe, so that I will be motivated enough to just continue these videos, है ना। And let's see you all in the next lecture. Again, thank you so much.